नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता का संतुलन तटस्थता वक्र के द्वारा। इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उपभोक्ता का संतुलन, वो हमने सीमांत उपयोगिता के द्वारा समझा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने दो नियम समझे हैं, एक उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। इन दोनों नियमों पर हमने बात की थी। तो पहले की जो हमारी क्लासेस थी, तटस्थता वक्र क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, वो हमने समझा। उसके बाद सीमांत प्रतिस्थापन दर को समझा। तो अभी जो हमें समझना है उपभोक्ता के संतुलन को, तो उपभोक्ता का जो संतुलन होता है तटस्थता वक्र के द्वारा, उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो होता है तटस्थता मानचित्र। तो तटस्थता मानचित्र हमने समझा हुआ है क्या होता है। जब हम एक से अधिक जो तटस्थता वक्र होते हैं एक ही ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो उसको तटस्थता मानचित्र कहते हैं। उसके बाद है बजट रेखा या फिर कीमत रेखा। तो बजट रेखा कीमत रेखा दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि बजट रेखा और कीमत रेखा होती क्या है। तो बजट रेखा और कीमत रेखा की जो परिभाषा है उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो कीमत या बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के आधार पर अपनी निश्चित आय से खरीद सकता है। दो तीन चीज़ें हैं जो याद रखनी है। एक तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है, दूसरा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के आधार पर, मतलब उपभोक्ता अपने विवेक से जो वस्तुओं की कीमतें हैं उनके आधार पर अपनी निश्चित आय से खरीद सकता है। वो संयोग कौन प्रदर्शित करता है, बजट रेखा या फिर कीमत रेखा। अब इसे हम समझ लेते हैं उदाहरण से तो और आसान हो जाएगा। जो हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा वो हम परिभाषा में सही समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहली लाइन पर। तो बजट रेखा या फिर कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है। तो दो वस्तुएं लेना है पहले तो और उनके संयोग बनाना है। तो टेबल में देखिए हमने दो वस्तुएं ले ली हैं, एक वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी, और इसके विभिन्न संयोग बना लिए हैं। तो ये इस प्रकार से हमने संयोग कर लिए हैं। ये क्या है, हमारे पांचों संयोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये 5 संयोग हैं। और अब हमें देखना है क्या, दूसरी लाइन में संयोगों को बताती है जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के आधार पर अपनी निश्चित आय से खरीद सकता है। तो यहाँ दो बातों का जिक्र हो रहा है, एक तो वस्तुओं की कीमतों के आधार पर और अपनी निश्चित आय से, मतलब उपभोक्ता की जो आय है उसको हमें निश्चित करना है, सीमित करना है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता की जो आय है वो सीमित है और सीमित आय को हम मान लेते हैं कि वह 20 रुपये है। ये सीमित हो गया 20 रुपये, मतलब दो वस्तुओं पर 20 रुपये खर्च कर रहा है वो, या तो पूरा 20 रुपये एक वस्तु पर खर्च कर दे या फिर पूरा एक दूसरी वस्तु पर खर्च कर दे, वो केवल 20 रुपये ही खर्च कर सकता है। इसके बाद कीमतों के आधार पर, तो अब हमें मतलब इन दोनों वस्तुओं की कीमतों का भी निर्धारण करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले वस्तु ए की कीमत मान लेते हैं। एक वस्तु है ए जिसकी प्रति इकाई कीमत हम डिसाइड कर लेते हैं। तो इसकी प्रति इकाई कीमत हम कर लेते हैं 2 रुपये पर इकाई, यानी एक इकाई की कीमत कितनी हुई, 2 रुपये। और वस्तु बी की हम एक इकाई की कीमत कर लेते हैं 1 रुपये, यानी 1 रुपये प्रति इकाई। यदि वस्तु बी को वह खरीदता है तो एक इकाई उसकी 1 रुपये में आ जाएगी, और वस्तु ए को खरीदता है तो एक इकाई उसकी 2 रुपये में आएगी। तो ये इसका हमने कीमत का निर्धारण कर लिया है। अब हम समझते हैं संयोगों को किस प्रकार से, विभिन्न संयोगों को किस प्रकार से दिखाता है। अब देखिए संयोग जैसे ए है, यदि वह पूरे 20 रुपये बी वस्तु पर खर्च करता है तो कितनी इकाइयां खरीदेगा, 20। क्यों, क्योंकि उसकी एक इकाई की कीमत कितनी है, 1 रुपये। तो कितनी इकाइयां आ जाएंगी, 20। और यदि पूरी जो आय है उसकी वह ए वस्तु पर खर्च करेगा तो कितनी इकाइयां आएंगी, ये आएंगी 10। क्यों, क्योंकि एक इकाई की कीमत कितनी है, 2 रुपये। यदि 2 रुपये का हम 20 में भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 10। मतलब कि 10 इकाइयां खरीद सकता है ए वस्तु की यदि पूरी आय ए वस्तु पर लगाए, और 20 इकाइयां खरीद सकता है बी वस्तु की यदि पूरी आय बी वस्तु पर लगाए।
अब हम इसको जरा संयोग समझ लेते हैं अलग अलग से। उसके पास केवल 20 रुपये ही हैं और 20 रुपये ही उसको खर्च करना है। अब देखिए जैसे 2 इकाइयाँ हमने यहाँ पर बढ़ा दी हैं, 2 इकाइयाँ ए वस्तु की ली, तो फिर जो पूरी आय वो बी पर लगा रहा था उसे वहाँ से क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो यहाँ 0 था तो 20 इकाइयाँ उसकी आ रही थी, तो यहाँ पर इकाइयों का त्याग उसको करना पड़ेगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर जो हमने कल पढ़ा हुआ था, त्याग कितना करेगा। जैसे देखिए यहाँ 2 इकाइयाँ बढ़ा रहा है, मतलब कि एक इकाई की कीमत 2 रुपये है, यदि 2 बढ़ा रहा है तो 2 दूनी 4 रुपये खर्च कर रहा है ए वस्तु पर। 4 रुपये यदि खर्च कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 में से 4 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। तो फिर कितनी इकाइयाँ बचेंगी, 16। तो ये जो हमारा दूसरा संयोग निकल के आ रहा है, दूसरे संयोग में ए वस्तु की 2 इकाइयाँ ले रहा है और बी वस्तु की 16 इकाइयाँ। इसके बाद तीसरा संयोग भी देख लें। तीसरे संयोग में ए वस्तु की 4 इकाइयाँ ले रहा है, 4 इकाइयाँ मतलब कि 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 4 दूनी 8, 8 रुपये इसमें से कम करेगा 20 रुपये में से, तो कितना बचेगा फिर 12। तो बी वस्तु की 1 रुपये प्रति इकाई की कीमत से कितनी आ जाएंगी, 12 इकाइयाँ आ जाएंगी। तो तीसरा संयोग क्या कह रहा है कि 4 इकाइयाँ ए वस्तु की और 12 इकाइयाँ बी वस्तु की। इसी प्रकार से हमें करते जाना है। अब डी वाला संयोग देखिए, मतलब कि चौथा, 6 इकाइयाँ ले रहा है यदि ए वस्तु की, तो फिर 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 6 दूनी 12, 20 में से 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो ये 8 इकाइयाँ ले लेगा फिर बी वस्तु की, क्योंकि बी वस्तु की एक इकाई की कीमत कितनी है, 1 रुपये, तो 12 में कितनी आ जाएंगी, 12 ही आ जाएंगी। इसी प्रकार ये पांचवा देख लीजिए, 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पर सिर्फ कितना आया है, 4। तो ये क्या है, विभिन्न संयोग बना रहा है वो अपनी किससे, सीमित आय से। ये तो बन गए संयोग। अब हम समझ लेते हैं बजट रेखा होती क्या है, तो ये हम समझेंगे ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ पर इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ पहले बना लेते हैं। ये तो हो गया हमारा ग्राफ, ये यहाँ पर होता है 0, इसको मानते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको वाई। जो हमने संयोग लिए हैं वो ही हम प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हमने क्या माना है, कौन सी वस्तु को, ए वस्तु को हम यहां पर कर लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर ए वस्तु और वाई पर हम कर लेते हैं बी वस्तु बी। यहां बी वस्तु की जो इकाइयां हैं उनको प्रदर्शित कर देंगे और एक्स एक्सिस पर ए वस्तु की जो इकाइयां हैं उनको प्रदर्शित कर देंगे। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 और ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 4, 8, 12, 16, 20 और ये हो जाएगा 24। अब हमें क्या करना है, बजट रेखा बनानी है। बजट रेखा मतलब किस प्रकार से प्रदर्शित, इसको हम करेंगे किस पर, ग्राफ पर। तो बजट रेखा हम सिर्फ 2 पॉइंटों से भी बना सकते हैं और बाकी जो जितने हमारे संयोग है सभी को प्रदर्शित करेंगे तो भी बना सकते हैं। हम सबसे पहले 2 पॉइंटों से देख लें। एक जो पहला संयोग है आखिरी वाला, या तो वह पूरी आय अपनी 20 रुपये किस पर प्रदर्शित कर दे, बाय वस्तु पर, यानी कि बी वस्तु पर। तो बी वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितनी मानी हमने, 1। तो 1 रुपये के हिसाब से 20 रुपये में कितनी इकाइयाँ आ जाएंगी, 20। तो ये रहा 20 पॉइंट, इसको पॉइंट कर लिया। इसके बाद ए वस्तु का देखिए, ए वस्तु प्रति इकाई कीमत कितनी है, 2। 20 रुपये में कितनी आ जाएंगी, 10। तो ये हो गया 10, इसको पॉइंट कर दिया। अब यदि हम यहाँ से ये लाइन मैच कर दें, यहाँ पर 10 से मिला दें इस प्रकार से, ये सीधी आप कर लेना, अभी पेन से बना रहा हूँ तो तिरछी हो रही है। तो ये हो गया हमारा ए वाला पॉइंट और ये हो गया हमारा जो लास्ट वाला है एफ, इसको हम कर देंगे एफ पॉइंट। अब यदि हम इनको मिलाएंगे, देखिए दूसरे में आ जाइए, दूसरे का संयोग है पहले की है 2 इकाइयाँ और दूसरे की 16। इसी प्रकार 4 है, फिर 4 के बाद कितनी है, 12 बी वस्तु की। इसी प्रकार 6 इसकी है तो इसकी कितनी है, 8 और इसकी 8 है तो इसकी कितनी है, ये 4। तो ये क्या है, बजट रेखा है और बजट रेखा के अंतर्गत ही सारे संयोग बना रहा है। मतलब कि 20 रुपये में
बजट रेखा या कीमत रेखा जो भी है, दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताती है जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के आधार पर, कीमत हमने ले ली है, अपनी निश्चित आय से खरीद सकता है। तो इतने सारे संयोग हैं जो वो खरीद सकता है। इसके अलावा भी कई संयोग बनेंगे जो बीच में हमने छोड़ दिए हैं, हमने दो दो का लिया है, यहाँ भी कई सारे संयोग बन सकते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। तो वो अलग अलग है, मतलब जितने भी बनेंगे इसी के अंदर बनेंगे। अब देख लेते हैं हम इसमें परिवर्तन। परिवर्तन किस प्रकार से होता है? तो बजट रेखा में जो परिवर्तन होता है वो मुख्य रूप से दो कारणों से होता है। एक तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो या फिर कमी हो, दूसरा जो वस्तुएं हमने ली हैं उनकी कीमत में कमी हो या फिर वृद्धि हो, तो फिर बजट रेखा में परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आय में, यानी उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि हो तो क्या होगा। यहाँ क्या कर लें हम, सबसे पहले आय में हम वृद्धि कर लेते हैं, आय में वृद्धि और कमी, ये दो हमने ले लिए। अब ये मान के चलिए अभी हमने आय ली थी 20 रुपए, तो इसमें हम वृद्धि कर देते हैं, कितनी कर दें, 30 कर दें। 30 कर दें मतलब कि अभी वो बाय की जो वस्तुएं थी, कितनी खरीद, बाय जो वस्तु है उसकी 20 इकाइयाँ खरीद सक रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत कितनी थी, 1 रुपये प्रति इकाई। तो 1 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से यदि 30 रुपये में खरीदेगा तो कितनी आएंगी, फिर 30 आ जाएंगी, उसकी 30 आएंगी। तो ये यहाँ पर पॉइंट होगा। और यदि वह क्या करे, जो बाय वस्तु ए वस्तु है, ए वस्तु कितनी आ जाएगी, फिर 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से कितना आ जाएगा, 15। तो अभी 10 आ रहा था, 12, ये हो जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 15 बीच में, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। और इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे इस प्रकार से, ये डॉट डॉट को यदि हम मिलाएंगे तो फिर हमारी जो बजट रेखा है वो क्या हो गई है, आय में वृद्धि से बजट रेखा आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। और यदि आय में कमी हो जाए, जैसे 20 रुपये लिया, यहाँ यदि 10 रुपये बचती है, तो 10 रुपये के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो 20 इकाइयाँ वो खरीद रहा था, अब 1 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से कितनी खरीदेगा, 10 खरीदेगा। तो ग्राफ कहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 12 और 8 के बीच में। उसी प्रकार इसकी 10 इकाइयाँ खरीद रहा था, तो आय उसकी आधी हो गई है, तो कितनी खरीद पाएगा, 5 खरीद पाएगा। तो बजट रेखा कहाँ बनेगी, फिर ये बनेगी 10 और 6 पर, मतलब इसके अंदर ही कितने भी वह संयोग बना ले, इसके अंदर ही बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे। तो देखिए आय में वृद्धि से, तो ये इधर यदि हम देखें तो ये क्या हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है ये, और इधर यदि हम जाएंगे तो ये क्या हो रही है, आय में कमी, ये आय में कमी को दिखा रहा है। तो ये क्या परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है, उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि के द्वारा। अभी देख लेते हैं हम, अभी हमने आय के द्वारा समझ लिया, अब आय को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको कर लेते हैं कीमत में कमी या वृद्धि। किसकी, वस्तुओं की कीमत में। अभी वस्तुओं की कीमत, ए वस्तु की कीमत हमने ली थी 2 रुपये और बी वस्तु की कीमत हमने ली थी 1 रुपये प्रति इकाई। अब देखिए कीमत जो है, अब यदि इसमें परिवर्तन हो जाता है, अभी 1 रुपये प्रति इकाई था, 1 रुपये प्रति इकाई था, तो यदि इसकी कीमत हम 2 रुपये प्रति इकाई कर दें तो फिर क्या होगा, इसकी कीमत हो जाए 2 रुपये प्रति इकाई और इसकी कीमत हो जाए 4 रुपये प्रति इकाई। मतलब दोनों में हमने दोगुनी कर दिया, बढ़ा दी है, कीमत बढ़ा दी है, दोगुनी कर दी है। तो इसको 1 माना था, तो इसका क्या कितना हो गया, 2, और इसका कितना हो जाएगा फिर 4। अब देखिए आय स्थिर है, आय नहीं बढ़ानी है, आय कितनी रखनी है, 20 रुपये, केवल कीमतों में वृद्धि की है। इसको मिटा दीजिए, आय को यहां से मिटा देते हैं हम। अभी हमें क्या देखना है, कीमतों में वृद्धि के कारण क्या होगा। अब कीमतों में वृद्धि कर रहा है, मतलब कि 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से वस्तु बी की कितनी इकाइयां आएंगी, 10 आएंगी, और वस्तु ए की कितनी इकाइयां आएंगी, ये 5 आएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत कितनी हो गई है, दुगनी हो गई है। मतलब एक वस्तु ए की 4 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 20 रुपये में कितनी, 5 इकाइयाँ आएंगी, 4 पंजे 20, और वस्तु बी की 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से कितनी आएंगी, 10 इकाइयाँ आएंगी। तो ये जो बजट रेखा है वो किधर खिसक जाएगी, नीचे खिसक जाएगी। मतलब वस्तुओं की कीमतों में यदि वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि
से क्या होगा, बजट रेखा मूल बिंदु की तरफ खिसक आएगी, मतलब बाएं की ओर। ये कौन सा है, बायां भाग है, मतलब बाईं ओर खिसक आएगी। और यदि कमी हो जाती है, जैसे हमने अभी दुगना कर दिया, इसको आधा कर देते हैं हम 0.5, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 रुपए, इसका 0.5, मतलब अभी 1 रुपए में मिल रही थी, अब 50 पैसे में यदि हम लें, यानी कमी कर रहे हैं, किसमें, कीमत में कमी कर रहे हैं। अब इसको देखिए, अभी 20 इकाइयां खरीद रहा था 20 रुपए में, क्योंकि 1 रुपए प्रति इकाई कीमत थी। अब यदि 20 रुपए में 20 रुपए उसके पास हैं और पूरा बी वस्तु पर खर्च करे तो कितनी इकाइयां आएंगी, 0.5 के हिसाब से ये आ जाएंगी उसकी 40, दुगनी हो जाएंगी 40। तो ग्राफ और आगे बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी भी इकाइयां बढ़ जाएंगी। फिर अभी 1 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से इसकी कितनी आएंगी, फिर पहले 2 रुपए था, हमने 1 रुपए कर दिया, कम कर दिया, तो 20 आ जाएंगी। अभी 10 आ रही थी तो कितनी आ जाएंगी, फिर 20। तो जो ग्राफ है हमारा किसका, बजट रेखा का, वो आगे खिसक जाएगा, कहां, दाईं तरफ, दाईं तरफ खिसकेगा। तो ये तो हो रही थी कीमतों में वृद्धि, और इधर फिर क्या हो जाएगा, कीमतों में कमी। ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये क्या दिखाएगा, कीमतों में कमी। तो ये होता है किसमें, परिवर्तन उपभोक्ता की आय में, या फिर उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि के कारण, या फिर वस्तुओं की कीमतों में कमी या वृद्धि के कारण। एक और इसमें सिचुएशन हो सकती है, किसी एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि हो। जैसे अब देखिए, ये कीमत में कमी के कारण इधर खिसक गया और ये स्थिर रहेगा। जैसे हम ये मान लें कि जो बी वस्तु है उसकी कीमत स्थिर रहती है और ए वस्तु की कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। अब ए वस्तु की कीमत कम हो जाती है, मतलब कि 1 रुपए हो जाती है। अभी हम ले रहे थे अभी हम उसको 2 रुपए ले रहे थे, तो 1 रुपए हो जाती है, और इसकी कीमत पहले से 1 रुपए है तो वह स्थिर रहती है। तो अभी जो इकाइयां इसकी आ रही थी, कितनी आ रही थी, 10, इसकी भी 1 हो जाएगी, तो इसकी भी कितनी आएगी, फिर 20। तो इस प्रकार से जब ये ग्राफ बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा, ये स्थिर रहेगा, ये 20 पर पहुंच जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो खिसकाव आएगा, कहाँ से, बाएं से दाएं की तरफ, तो ये क्या होगा, किसी एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण। और यदि वृद्धि हो जाती है तो ये इस तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ खिसक आएगा। तो एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होगी तो एक तरफ स्थिर रहेगा और दूसरी तरफ से खिसक जाएगा। तो ये तीनों सिचुएशन हमें बतानी है, किसमें, बजट रेखा में परिवर्तन की स्थिति में, यदि पूछा जाता है तो। इसके बाद अब हमें समझना है उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए हमने 2 चीज़ों का ध्यान दिया था, क्या क्या, एक तो तटस्थता मानचित्र और दूसरा बजट रेखा। तो बजट रेखा हमने समझ लिया है, तटस्थता मानचित्र हम पहले से जानते हैं। मानचित्र क्या होता है, जब उपभोक्ता एक ही ग्राफ पर विभिन्न तटस्थता वक्रों को दर्शाता है या खींचता है अपनी संतुष्टि चुनने के लिए, तो उसको हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। मतलब कि एक ग्राफ पर कई सारे तटस्थता वक्र प्रदर्शित करता है। अब जैसे ये तो हमारी हो गई थी क्या, ये हम साफ कर लेते हैं और एक नया ग्राफ बनाते हैं। ये हमने साफ कर लिया है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप यदि परीक्षा में उपभोक्ता संतुलन प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो ये ध्यान रखना, उपभोक्ता संतुलन की जो स्थिति है उसको बताते समय कभी भी टेबल का इस्तेमाल मत करना। टेबल का इस्तेमाल करोगे तो आप कंफ्यूज होगे। किस प्रकार से, क्योंकि आप इस प्रकार से कंफ्यूज होगे कि हमने बजट रेखा तो बना ली है टेबल के अनुसार, अब हम जो तटस्थता वक्र हैं वो किसके द्वारा बनाए, वो कौन सी टेबल के द्वारा बनाए, और उसके लिए दूसरी टेबल बनाओगे तो फिर क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, क्योंकि उसके जो पॉइंट लोगे आप वो अलग लोगे और इसके जो पॉइंट हैं वो अलग हैं, वो कभी मैच नहीं होंगे तो आप संतुलन की स्थिति नहीं दिखा पाओगे। तो उपभोक्ता संतुलन लिखते समय या दिखाते समय कभी टेबल का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी निश्चित आय से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है। यही हमने समझा हुआ है गणनावाचक रीति में, जिसमें मार्शल सीमांत उपयोगिता का प्रयोग करते हैं। अभी हम क्रमवाचक रीति पढ़ रहे हैं, तो यही हमें इसमें ध्यान रखना है कि उपभोक्ता जब अपनी सीमित आय से सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है तब वह संतुलन की स्थिति में होता है। अब ग्राफ के द्वारा उसको जब हम प्रदर्शित करेंगे तो लिखेंगे किस प्रकार के, सबसे पहले
उसका एक परिचय देंगे कि उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसकी जो कीमत रेखा है या फिर बजट रेखा है वह किसी तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में माना जाता है। ये परिचय लिखेंगे। उसके बाद उपभोक्ता संतुलन की कुछ मान्यताएं रहती हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो पहली मान्यता देखिए क्या है, उपभोक्ता का स्थिर प्राथमिकता क्रम दिया हुआ हो, ये हमें मान के चलना है। प्राथमिकता क्रम किस प्रकार से, अब जैसे हमने ये एक ग्राफ बना लिया है, यहाँ पर ये ग्राफ बनाया। अब ग्राफ के द्वारा देखिए जब हम तटस्थता वक्र हमने बनाया था तो क्या माना था हमने कि जो तटस्थता वक्र होता है वो कभी ना ही x को क्रॉस करता है ना ही y को टच करता है। तो ये इस प्रकार से बनता है। इसके बाद जब दूसरा जो ग्राफ बनता है इस प्रकार से आईसी कर्व जो बनता है, जब हम बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, इसकी विशेषता में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया IC1, ये हो गया IC2 और ये हो गया IC3 इंटरफेरेंस कर्व 1, 2 और 3। ये तो क्या थे, इंटरफेरेंस कर्व थे। मतलब ये क्या करते हैं, उपभोक्ता के क्रम को बताते हैं। ये क्या है, उपभोक्ता का क्रम दिखा रहे हैं कि कौन सा वह सिलेक्ट करेगा, किसको प्राथमिकता देगा। तो ये एक क्रम है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये प्राथमिकता किसको देगा, ये क्रम हमें दिया हुआ है, ये हम मान के चल रहे हैं। किस प्रकार से मान के चल रहे हैं कि एक उपभोक्ता का प्राथमिक क्रम दिया हुआ है और वह उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। तो ये तो हो गई हमारी पहली मान्यता। दूसरी मान्यता क्या है, उपभोक्ता अपनी आय दो वस्तुओं पर व्यय करता है। जो हमने अभी समझा है, इस प्रकार से दो वस्तुओं को वो उपयोग कर रहा है, उनका उपभोग कर रहा है और अपनी आय उसी पर व्यय कर रहा है, ये मान के चलना है। वस्तुओं की कीमत दी हुई हो एवं स्थिर हो, ये भी पॉइंट लिखना है कि कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, उनकी कीमत जो भी वस्तुएं वह उपभोग कर रहा है वह स्थिर होनी चाहिए। वस्तुओं की सभी इकाइयां एक रूप एवं विभाजनीय हो, ये भी जरूर लिखना है कि जो भी वस्तुओं का वह उपभोग करता है वो वस्तुएं एक रूप होती हैं। जैसे आम है तो आम भी एक रूप होने चाहिए, और केले का उपभोग कर रहा है तो केले भी एक रूप है, सभी केले एक जैसे ही होते हैं और उन्हें हम इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। एक आम, दो आम, तीन आम, या फिर एक केले, दो केले, तीन केले, इस प्रकार से इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। उपभोक्ता संतुष्टि अधिकतम प्राप्त करना चाहता हो एवं विवेकपूर्ण व्यवहार हो, तो उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार हो, ये भी मान्यता लेनी है, क्योंकि वह अपनी निश्चित जो आय है, सीमित आय है, और वस्तुओं की जो कीमत होती है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हो। तो ये तो मान्यताएं हो गई। ये हमारा मानचित्र हो गया, तटस्थता मानचित्र जो हमें जरूरी है। अब एक चीज और जरूरी होती है, कौन सी, बजट रेखा या फिर कीमत रेखा। तो इसको हम एक प्रकार से बना लेते हैं। ये मान के हम यहाँ से ये ले लेते हैं कि ये हमारी क्या है, बजट रेखा है। इसको हम कर लेते हैं A और B। तो ये क्या हो गई, हमारी बजट रेखा हो गई या फिर कीमत रेखा। अब हमें क्या मानना है कि उपभोक्ता जो बजट रेखा है उससे आगे नहीं जा सकता। उससे क्या करता है, आगे नहीं जा सकता। ये हमने लिखना है, एक्सप्लेन करना है जब हम उपभोक्ता का संतुलन दिखाएंगे। तो अब देखिए, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति या शर्तें, उपभोक्ता की फिर हम शर्तें लिखेंगे नीचे किस प्रकार से कि उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होगा, जहां कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती हो। जहां कीमत रेखा, ये क्या है, हमने इसको क्या माना है, ये कीमत रेखा है हमारी। कीमत रेखा तटस्थता वक्र को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, मतलब छू रही है। तो यहां पर छू रही है, तो ये क्या होगा हमारा, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, ये होगा हमारा संतुलन का बिंदु। ये संतुलन बिंदु होगा, इसको ध्यान रख लिया फर्स्ट में। तो ये हमने मतलब पहली जो शर्त थी वो हमने पूरी कर ली है, संतुलन बिंदु हमने कर दिया। स्पर्श बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल तथा तटस्थता वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। तो जहां पर स्पर्श करेगी तो वहां पर बराबर तो होगा ही, तो ये बराबर है यहाँ पर, दूसरी शर्त भी पूरी हुई। सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र रेखा मूल बिंदु के प्रति
उन्नतोदर होना चाहिए। तो जो तटस्थता वक्र होता है वह उन्नतोदर ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीमांत प्रतिस्थापन जो दर होती है उसका सिद्धांत लागू होता है, जिसके कारण उपभोक्ता जो इकाइयां त्यागता है उसकी दर घटती हुई होती है। ये हमने पहले समझ चुके हैं। तो ये तो हो गया क्या, हमारी तीनों शर्त पूरी हो गई। अब इसको हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से इन बिंदुओं को यहाँ पर मिला देंगे। तो ये मान के चलें एक्स वस्तु का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, और यहाँ पर किसका कर रहा है, वाई वस्तु का उपभोग कर रहा है। तो ये कर लें हम, ये एक्स कर लिया, ये वाई वस्तु का कर दिया, तो इसको हम एक्स वस्तु कर लें। तो इन पॉइंटों को हम थोड़ा सा अलग कर दें। ए बी तो हमने ये कर दिया, और ये कर देते हैं हम एस और टी, यानी कि वाई वस्तु की एस इकाइयाँ और एक्स वस्तु की टी इकाइयों का उपभोग करेगा तो वह संतुलन की स्थिति में होगा। और जो संतुलन का बिंदु रहेगा उसे हम एक दूसरा नाम दे देते हैं ई बिंदु पर। अब देखिए, इसके नीचे भी तटस्थता वक्र हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, हो सकते हैं, लेकिन इस पर भी कई संयोग बन रहे होंगे। इस प्रकार से कई सारे संयोग बन रहे होंगे जो कि उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, जिससे कि उसे संतुष्टि मिलती है। यहाँ पर भी कई सारे संयोग बन रहे होंगे, सभी तटस्थता वक्रों पर कई सारे संयोग बन रहे होंगे जो वह अपनी आय से खरीद सकता है। अब खरीद लेकिन उन्हीं को सकता है जहां पर उसकी जो कीमत रेखा है और बजट रेखा है वह स्पर्श करती हो। क्यों? क्योंकि उसकी आय से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उसकी आय है वाई वस्तु की ए इकाइयों तक क्रय कर सकता है यदि पूरी आय लगाता है, और एक्स वस्तु की यहाँ बी पॉइंट तक क्रय कर सकता है यदि पूरी आय इस पर खर्च करता है। इससे आगे नहीं जा सकता, इस बिंदु तक वह क्रय कर सकता है। इस यहाँ पर उसे संतुष्टि अधिक मिलेगी, यानी हम इन डिफरेंस जो सेकंड नंबर का कर्व है उस पर ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसकी आय उतनी नहीं है कि वह इस कर्व तक उपभोग कर सके, वस्तुओं का क्रय कर सके। यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता, वो और दूर है। यहाँ पहुँच सकता है, यहाँ पर सारे संयोग वह खरीद सकता है आईसी कर्व 4 पर, लेकिन उसकी आय उससे अधिक है, लेकिन उसे संतुष्टि क्या यहाँ कम मिल रही है। तो कहाँ पर करेगा फिर? ई बिंदु पर। तो आपको इतना जो सब हमने पीछे कर दिया ये नहीं करना है, केवल एक बनाना है बजट रेखा, कीमत रेखा, उस पर इस प्रकार से एक कर्व दिखाना है, और एक इस प्रकार से ये बिंदु दिखाकर उन बिंदुओं को पॉइंट करना है, और एक बिंदु मेन रखना है, उसको ई या संतुलन का बिंदु कहते हैं, उसे कह देना है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु, और उसका एक्सप्लेन कर देना है इस प्रकार से कि जो ग्राफ पर दिखाया गया है ए बी एक बजट रेखा है जिससे आगे की उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय नहीं कर सकता, उसको नहीं खरीद सकता। इसके बाद एक या फिर दो हम कर्व दिखाएंगे, एक को छूता हुआ और दूसरे को उससे दूर, बजट रेखा से दूर। तो सेकंड नंबर का जो आईसी कर्व है ये लिखेंगे उसमें कि जो सेकंड नंबर का दूसरा आईसी कर्व है उस तक उपभोक्ता नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी आय सीमित है और वह उसका क्रय नहीं कर सकता। तो संतुष्टि के लिए आईसी कर्व 1 पर जो बिंदु उसको छू रहा है बजट रेखा को, इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि वाई वस्तु की एस इकाइयाँ और एक्स वस्तु की टी इकाइयाँ खरीद कर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये संतुलन की स्थिति हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी को हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं तटस्थता वक्र के द्वारा। परीक्षा में कभी टेबल का इस्तेमाल मत करना, वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और उसको लिख नहीं पाओगे। आप सीधा सा ग्राफ ध्यान रखना है कि एक बजट रेखा और एक तटस्थता वक्र टच करता हुआ उस बिंदु को मिलाएंगे, उस पर उपभोक्ता संतुलन। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। बाकी बजट रेखा को समझने के लिए हमने जो टेबल ली है उससे आप समझेंगे, वो समझ लिया। हमने बजट रेखा में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ वो भी समझ लिया। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अपने मित्रों को भी भेजना ताकि वो भी इसको समझ सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।